नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार यानी कि आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह जो है वो मौजूद रही। और इसके पहले अगर हम बात करें तो 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी गई। 8 और 9 मई की मध्य रात्रि यानी कि कल और आज की मध्य रात्रि हमने देखा कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो है काफी बढ़ चुका है। और इसी पर पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि पाकिस्तान की सेना ने कैसे सैन्य बुनियादी ढांचों को हमला करने के इरादे से जो है वो भारतीय युद्ध क्षेत्र में हमला किया। और इस हमले के लिए उसने लगभग 500 टर्की का बना हुआ जो ड्रोन है यानी कि जो तुर्की का ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया और भारत के 36 स्थानों पर घुसपैठ की जो है वो पूरी कोशिश की। जिसके बाद आज हमने देखा कि सरकार के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठकर आ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान में जो है वो फुल फ्लेज वॉर छिड़ चुका है। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे हम, पूरा विस्तार से हम जानेंगे इस घटना को लेकर। और इस घटना के बाद कौन कौन से और भी अपडेट हैं इन सभी पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये आज का जो विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसकी तस्वीर है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। और इसमें आप देख रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मैप के जरिए बता रही हैं कि 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे मिसाइल और ड्रोन से जो है वो हमला किया गया। और उस दौरान अपना एयर स्पेस जो है पाकिस्तान ने बंद नहीं किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ये भी बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है और अपने नागरिकों को ढाल बनाकर पाकिस्तान भारत के ऊपर जो है वह 500 ड्रोन जो है उसने दागा है। यानी कि वह अपना एयर स्पेस जो है वो बंद नहीं किया है, अपने एयर स्पेस में उसने नागरिक विमान को उड़ने का परमिशन दिया है। और इसका पूरा का पूरा यही उद्देश्य है कि वो जानता है कि अगर नागरिक विमान उड़ेंगे तो भारत उस पर कोई भी जवाबी हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने पहले ही कहा है कि भारत जो है वो आतंकवाद का खात्मा करना चाहता है। वह भारत जो है वो पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो वो नागरिकों को जो है वो ढाल बना रहा है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए कल उसने जो है वो 500 ड्रोन मिसाइल से जो है ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें तो उसने हमला किया। आपके स्क्रीन पर ये 11 जगह है जहां कल हमले को नाकाम किया गया, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो जम्मू से हुई। आपके स्क्रीन पर वो सारे के सारे लोकेशन है, तंगधार है, केरन है, जम्मू है, करनाह है, अखनूर है, पठानकोट, सांबा, अरनिया, आरएसपुरा, पोखरण, जैसलमेर, इसके अलावा जालंधर जैसे स्थानों पर जो है वो पूरा का पूरा पठानकोट जैसे स्थानों पर किया गया। अब कहा यह भी जा रहा है कि इसका पूरा का पूरा जो मकसद था वो यह था कि खुफिया और वायु रक्षा प्रणाली की वो जानकारी लेना चाहता था। शुरुआती जांचों में जो बातें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि टर्की का पूरा ड्रोन था और भारतीय सेनाओं ने इसे नष्ट भी कर दिया है। साथ में यह भी बात आ रही है कि पाकिस्तान ने यूएवी मूवमेंट भी कराया है जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर काफी ज्यादा फायरिंग की है जिसमें कुछ जवान भी घायल हुए हैं और जवानों के साथ अगर हम बात करें तो आम नागरिकों को भी जो है वो जान माल का नुकसान हुआ है। 8 मई 2025 को रात 8:30 बजे मिसाइल और ड्रोन से जो हमला कर दिया गया, जिस दौरान भारत ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं बंद किया था क्योंकि वह अपने नागरिकों को ढाल बना रहा था। पंजाब सेक्टर में जो है वो हाई एयर डिफेंस अलर्ट के दौरान एयर स्पेस नागरिकों के लिए जो है वो बंद था, लेकिन पाकिस्तान में उड़ानें जो है वो चल रही थी और पाकिस्तान नागरिक विमान दमस से उड़ान भरकर लाहौर तक आया था। और पाकिस्तान का जो नागरिक विमान है वो दमस से लाहौर तक आया था और भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा सुरक्षा को तय करते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जवाबी कार्यवाही कर रहा था। अब इसमें अगर आप ये अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे तो ये तस्वीर पूंछ, श्रीनगर, बारामूला की है। पूंछ, बारामूला में पाकिस्तानी फायरिंग में मकान, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है। श्रीनगर में सुरक्षा जो है वो कड़ी भी कर दी गई है। अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से काफी सारे सवाल पूछे जा रहे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
तो उन्होंने सीधे से एक ही बात कही कि पाकिस्तान हमलों की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, अपने हरकतों और आक्रमणों को छुपा रहा है और दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गलत गलत जानकारी दे रहा है कि भारत ने जो है वो किसी सिख गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से यही काम कर रहा है कि वो धर्म के आधार पर जो है वो भारत में वैमनस्य फैलाना चाह रहा है, धर्म के आधार पर भारत पे दंगा कराना चाह रहा है। इसलिए वो इस प्रकार के जो है वो बेतुका बयान देकर पूरे विश्व को जो है वह भड़काने का काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है यह भी भारत के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि भारत ने ननकाना साहिब पर जो है वो ड्रोन हमला किया है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वह धार्मिक रंग देकर जो है वह पहलगाम हमले के तरह जो है फिर से भारत में जो है वो दंगा फैलाने की जो है वो कोशिश करे। अब इस अपडेट के साथ अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर यह भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है वो आर्मी चीफ को जो है वो एम्पावर कर दिया है, शक्ति दे दिया है कि वह टेरिटरियल आर्मी को जो है वह इंडिया पाक टेंशन के समय जो है वह यूज कर सकता है सपोर्ट के रूप में। यानी कि केंद्र जो है वो सेना के प्रमुख को जो है ऐसा एक खास पावर दिए हैं जिससे कि वो टेरिटरियल आर्मी को जो है वो बुला सकता है। और इनका काम क्या होगा, टेरिटरियल आर्मी क्या होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है, सेंटर एथोराइज्ड आर्मी चीफ टू कॉल अप टेरिटरियल आर्मी एमिड इंडिया पाक टेंशन। ठीक, डीडी न्यूज में भी कवर किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशू अ नोटिफिकेशन एम्पावरिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ to call up personnel from the territorial army under rule 33 of the territorial army rules 1948। आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो तनाव चल रहा है, इस तनाव में अब हम कहें कि स्थिति काफी भयंकर हो रही है और केंद्र सरकार ने जो है वो सेना प्रमुख को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है कि यह इस अधिकार के तहत सेना प्रमुख जो है वो टेरिटरियल आर्मी के हर अफसर और जवान को अपने जरूरत के मुताबिक जो है वो मिशन पर कहीं भी लगा सकते हैं। सेना प्रमुख इनसे किसी भी तरह का काम करा सकते हैं जो आर्मी चाहती हो, चाहे तो रेगुलर आर्मी की मदद कर सकते हैं या इनको भी जो है वो तैनात किया जा सकता है। टेरिटरियल आर्मी के बारे में बात करें तो टेरिटरियल आर्मी जो है वो टेरिटरियल आर्मी रूल्स 1948 के हिसाब से जो है यह काम करती है, जिसका रूल 33 नियम 33 जो है इस हिसाब से जो है इसका फैसला जो लिया है। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला जो ये टेरिटरियल आर्मी के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि टेरिटरियल आर्मी होता क्या है। ठीक है, तो टेरिटरियल आर्मी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेरिटरियल आर्मी एक तरह से देखिए तो पार्ट टाइम फोर्स है ना। यानी कि कोई व्यक्ति आम नौकरी के साथ साथ जब सेना की ट्रेनिंग भी ले लेता है तो यह लोग जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं। और टेरिटरियल आर्मी में अभी 32 इन्फेंट्री बटालियन है, जिनमें से 14 को अब अलग अलग कमांड्स में तैनात किया जा सकता है। इनमें साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड के अलावा अंडमान निकोबार या आर्मी ट्रेनिंग कमांड भी जो है जहां शामिल किया जा सकता है। और इनकी तैनाती तभी होगी जब सरकार इसके लिए बजट जारी करेगी। यानी कि रक्षा मंत्रालय और इसके साथ कोई भी मंत्रालय अपने जरूरत के लिए टेरिटरियल आर्मी को अगर बुला रहा है तो इसके लिए पैसा जो है मंत्रालय को देना होगा। अब यह आर्मी युद्ध, आपदा, आंतरिक सुरक्षा के समय एक्टिव की जाती है। इसमें भर्ती होने वाले व्यक्ति आम नागरिक होते हैं जो अपने प्रोफेशनल करियर व्यवसाय के साथ साथ सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो जो भारत के बड़े नाम है जो टेरिटरियल आर्मी में है, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, एम एस धोनी है, अभिनव बिंद्रा है, कपिल देव है, अनुराग ठाकुर है, सचिन पायलट जैसे लोग जो हैं वह इस समय टेरिटरियल आर्मी के मेंबर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर ये सारी बातें। लेकिन फिर से एक प्रश्न ये उठ रहा है, जैसे कि आज का मैंने बताया कि टर्की ने 500 जो है पाकिस्तान ने टर्की के 500 ड्रोन के माध्यम से हमला किया। मैंने ये भी बताया कि टेरिटरियल आर्मी को बुलाने की बात हो गई। मैंने ये भी बताया कि स्थिति काफी ज्यादा जो है वो भयानक हो रही है। तो प्रश्न यही उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान का अगला जो कदम है वह पूर्ण युद्ध की तरफ है? क्या भारत और पाकिस्तान जो पिछले 17 दिन में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक किया और अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों के ऊपर मिसाइल दाग दिया। तो क्या अभी स्थिति खराब हो गई है? और खराब होने पर हम ये भी जानेंगे कि ये एस्केलेशन लैडर होता क्या है, उसके 7 स्टेप्स क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि ये एस्केलेशन लैडर क्या होता है। दोस्तों, किन्हीं भी दो देशों के बीच में जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो घटना जब होती है तो घटना के बाद बयानबाजी होती है और फिर हल्के सैन्य कदम बढ़ते बढ़ते जो है वो सर्वनाश तक पहुंच जाते हैं। देश के बीच में इस तनाव को अलग अलग स्तर पर मापा जाता है
और समय रहते सुलझाने का प्रयास किया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसको एस्केलेशन लैडर या तनाव की सीढ़ी के रूप में जो है वो देखा जाता है, जिसके 7 चरण है। सबसे पहला चरण है जिसको कहा जाता है कूटनीतिक विरोध, यानी कि बातचीत, चेतावनी या विरोध दर्ज करके। दूसरा आर्थिक प्रतिबंध, यानी कि व्यापार, आयात निर्यात पर रोक लगा के। तीसरा सैन्य तैयारी, यानी कि सैन्य बलों की तैनाती और युद्धाभ्यास करके। सीमित झड़प, सर्जिकल या एयर स्ट्राइक या सैन्य झड़प या गोलाबारी। पूर्ण युद्ध के बारे में बात करें तो खुले तौर पर थल, वायुसेना और नौसेना के साथ जंग जब शुरू हो जाता है इसको पूर्ण युद्ध कहते हैं। छोटे परमाणु हमले, यानी कि परमाणु हथियारों की धमकी या छोटे परमाणु हमले कर दिए जाते हैं। और सातवां है सर्वनाश, यानी कि बड़े पैमाने पर परमाणु हमला या जनसंहार। तो इसके जरिए दुनिया के देश समझते हैं कि किस स्तर तक जो है बात बिगड़ चुकी है और उसे कहा रोकना चाहिए। खासकर परमाणु हथियार वाले देशों में एस्केलेशन के समय रहते रोकना जो है काफी जरूरी होता है, नहीं तो नतीजा जो है वो तबाही के रूप में आता है। अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजिक के हिसाब से बात करें तो 1965 की एक किताब थी उनकी, जिसमें ऑन एस्केलेशन मेटाफोर्स एंड सिनोरियस में एस्केलेशन लैडर की थ्योरी के बारे में जो है जानकारी दी गई थी, और उसी में इस एस्केलेशन लैडर के बारे में पूरी की पूरी जो है वो जानकारी दी गई। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन लैडर के बारे में बात करें तो अभी तक की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंडीशन जो है वो 4 नंबर तक, यानी कि सीमित लड़ाई तक जो है पहुंच चुकी है अभी, और भारत और पाकिस्तान जो है वो चौथे सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। 17 दिनों में जो है धीरे धीरे 1 नंबर से जो है वो कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य तैयारी और सीमित लड़ाई तक की कंडीशन जो है पहुंच चुकी है। ठीक, कैसे कैसे पहुंची, आइए हम इसको भी देखते हैं। स्टेप 1 अगर हम बात करें तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाकर पाकिस्तान ने एस्केलेशन की शुरुआत कर दी। स्टेप 2 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 पॉइंट एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने डिप्लोमेट्स की संख्या घटाकर अटारी बाघा बॉर्डर बंद करना, सिंधु जल संधि रद्द करना, पाकिस्तान ने भी बदले में वैसा किया। स्टेप 3 में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद सैन्य तैनाती बढ़ा दी और उनके नेता और सैन्य अफसर परमाणु हमले की धमकी देने लगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिसाइल टेस्टिंग की, युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। स्टेप 4 भारत ने 7 मई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे नाकाम कर दिया। जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। 8 मई को रात में भी दोनों देशों के बीच में हवाई झड़पें जो है वो देखी गई। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में अभी तक हम चौथे स्टेप तक बच चुके हैं, और जवाब में भारत ने 7 मई को सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वह समाप्त कर दिया, और 8 मई को रात को दोनों देशों के बीच में स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। यानी कि अभी तक हम चौथे कंडीशन में हैं, लेकिन 5वां स्टेप जो है अगर उस पर पहुंचता है, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में पूर्ण युद्ध की स्थिति आ चुकी है, और इसको लेकर अगर कहा जाता है कि किसी एक देश की कार्रवाई के बदले दूसरी तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन आता है तो उस हिसाब से आगे की रणनीति को जो है वो तैयार किया जाता है कि आगे और कितना सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और इसके लिए अंग्रेजी में एक मुहावरा है, एस्केलेट द लैडर का इस्तेमाल करना। यानी कि फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी जंग की स्थिति बनी हुई है, भारत और पाकिस्तान में जंग नहीं है, और भारत ने अगर किसी भी तरह से जंग की शुरू नहीं की है, वहीं पाकिस्तान ने हमले की लगातार कोशिश की है, इससे वह जंग की तरफ मानता है। अब हम और भी आगे बढ़ के इसके ऊपर बात करेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पहली बार इस प्रकार की घटना नहीं हुई है दोस्तों। आजादी से लेकर अभी तक देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति कई बार तनावपूर्ण हो चुका है। 1940 और 50 के बीच में अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय ही अगर हम बात करें तो यह कंडीशन हुई, और इसके अलावा सबसे पहला अक्टूबर 1947 में फर्स्ट कश्मीर वॉर की जो है वो शुरुआत हुई थी। 1960 और 70 में अगर हम बात करें तो अगस्त 1965 में सेकेंड कश्मीर वॉर शुरुआत हुआ था। 70 से 80 के बीच में बात करें तो दिसंबर 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 74 में बात करें तो भारत ने जब पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला था। 1989 में कश्मीर में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हटाने की बात होने लगी, भगाया जब जा रहा था, इस समय भी स्थिति काफी खराब हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मई 1998 में पोखरण 2 जब टेस्ट हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान ने जो है इसके जवाब में चगाई न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इंडिया ने उस समय कहा था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का प्रयोग किया था।
2000 और 2010 के बीच में बात करें तो 2000 में दिसंबर में इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था। अच्छा, 99 में भी हमने देखा कारगिल वॉर जो है वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी भारत पाकिस्तान के बीच में। 2007 में जो है वो समझौता एक्सप्रेस में बम फटा था। 2008 में बात करें तो मुंबई अटैक हुआ। 2019 में अगर हम बात करें तो पुलवामा, उरी और उसके बाद पहलगाम की घटना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आजादी से लेकर अभी तक या बंटवारे से लेकर अभी तक की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो प्रश्न यही है कि अभी दोनों के बीच में क्या है, यानी कि अभी जो जंग हो रहा है इसे हम क्या पूर्ण युद्ध के रूप में मान सकते हैं? क्या हम मान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पूर्ण युद्ध शुरू हो चुका है? तो दोस्तों, जंग एक ऐसी हिंसा है जिसका मकसद जो है वो क्या है? विरोधियां को इतना मजबूर करना कि वह हमारी इच्छा को पूरी करे। और हर जंग का एक ही मकसद होता है कि कहीं कब्जा करना, सिस्टम या पॉलिसी को बदलना या अपनी चीजों को उनके ऊपर थोपना। अभी दोनों देशों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने खुलकर एक दूसरे के ऊपर जंग का ऐलान नहीं किया है और दोनों ने जो है एक दूसरे के ऊपर केवल एक्शन हो रहा है, केवल सैन्य कार्यवाही बढ़त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अभी दोनों देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति है, अभी यह युद्ध में नहीं बदला है। और इस संघर्ष की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो यह हो सकता है भविष्य में फुल फ्लेज वॉर यानी कि पूरी तरह से जंग की शुरुआत के रूप में हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे टारगेट्स पहले से तय थे, हमने जमीन को वापस पाना है। जब भारत ने अपने पॉइंट्स वापस ले लिए तो जंग जीतने की घोषणा की और ये तरह की कंडीशन जो है वो हम देख सकते हैं, जबकि हमने कारगिल के समय किया था 1999 में, जब उधर से जो है वो घुसपैठिए चढ़ आए थे। तो उस समय हमने अपना टारगेट, लेकिन हमने एलओसी को जो है वो पार नहीं किया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि पूर्ण युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन में क्या फर्क होता है? ठीक, तो पूर्ण युद्ध और मिलिट्री, अच्छा आपकी स्क्रीन पर यह भी तस्वीर दिख रही है जब भारतीय सेना ने शुक्रवार को सुबह वीडियो जारी किया कि एलओसी पार कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जो है उसने मारते दिखाया है। अब प्रश्न यही है कि वॉर और बैटल में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, जंग यानी कि एक देश का दूसरे देश के ऊपर अटैक करना है, जैसे पूरा इलाका जो है वो खत्म करना, बड़ी तादाद में जो है बम गिराना, फाइटर जेट से लगातार हमला करना। जबकि ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक टारगेट को जो है वो खत्म किया जाता है। ऑपरेशन सोच समझकर किया जाता है, देखा जाता है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, जबकि जंग में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। जंग में सेना के जवान के साथ साथ आम लोग भी घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। वही ऑपरेशंस में उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है जिसको मारना होता है, जिसे खत्म किया जाता है, ठीक है ना, जिससे देश को खतरा है। जंग किसी बड़े मकसद के लिए होती है, जबकि ऑपरेशन जो है वो किसी सुरक्षा के लिए होती है। जैसे कि 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर जब कब्जा किया था तो उसने जंग की शुरुआत की थी, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से, उसका पूरा मकसद यही था कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उन आतंकी कैंपों को जो है और उनके जो पालनहार है उनको जो है समाप्त करना। तो जंग के दौरान कई तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, जबकि ऑपरेशन की वजह से जंग के जो है वो हालात बन सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन शुरुआत है, जंग उसका अंत है। लेकिन जंग के अंदर जो है वो कई सारे ऑपरेशंस जो है वो होते रहते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है अभी के वर्तमान स्थिति को देखकर? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो है वो अवश्य करें। अपने मित्रों तक जो है इसे पहुंचाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।